गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कल हमने एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करी थी और साथ ही साथ हमने एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी। हमें ये भी पता है कि एंटीबॉडी 5 टाइप्स की होती है, IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो IgG जो है ये एक अकेली ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि मदर की प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी की बॉडी में पहुंचती है और ये एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी में कंसिडर की जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पैसिव इम्यूनिटी होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पर्सन को बाहर से प्रोवाइड की जाती है, वो उसकी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती है। तो ये जो IgG है ये मदर की बॉडी से क्रॉस करके एम्ब्रियो की बॉडी में पहुंचती है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, यानी उसके इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती है। दूसरी होती है हमारी IgA। IgA एंटीबॉडी जो है ये कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है और ये भी बाहर से एंटर कराई जाती है, यानी जो मदर का मिल्क होता है उसके थ्रू फीटस की बॉडी में एंटर करती है। तो ये भी एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी में कंसिडर की जाती है। और IgE जो है ये हमारी मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होती है। मास्ट सेल्स जो है ये बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स जो है इनके अंदर बेसोफिल भरा होता है और ये हमारी फेगोसाइटिक एक्टिविटी रखती है। अब आगे हम बात करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। सबसे पहले अगर हम बात करें वैक्सीनाइजेशन की, वैक्सीनेशन होता क्या है? सबसे पहले वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन होता है कि किसी भी पर्सन की बॉडी में हम बाहर से कोई वीक या इनएक्टिव पैथोजन या कोई प्रोटीन वो एंटर कराते हैं। हम पैथोजन वीक या इनएक्टिव पैथोजन इसलिए एंटर कराते हैं जिससे कि उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाए। क्योंकि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन चाहे इनएक्टिव फॉर्म में एंटर करे, चाहे वो मरा हुआ हो या चाहे वो वीक हो, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जरूर बनाएगी। इसलिए इस प्रोसेस में क्या होता है कि बाहर से इनएक्टिव पैथोजन को एंटर कराया जाता है और फिर आगे अगर रियल पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करे, किसी भी डिजीज से रिलेटेड कोई रियल पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो तुरंत से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी शुरू कर देता है और जो पैथोजन होता है उसको मार देता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज एंटर कराई गई हैं, बाहर से जो एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन के थ्रू एंटर कराई गई हैं वो प्राइमरी रेस्पॉन्स क्रिएट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। हमने जैसे कि इम्यूनिटी में पढ़ा था कि प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो ये जो इम्यूनाइजेशन होता है हमारी बॉडी में प्राइमरी रेस्पॉन्स क्रिएट कर देता है और जिससे कि जब रियल पैथोजन एंटर करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। अगर हमें एक्चुअल इन्फेक्शन होता है वो हमारा सेकेंडरी रेस्पॉन्स में आता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो है ये मेमोरी पे डिपेंड करती हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो मेमोरी पे बेस्ड होता है, यानी ये बी और टी सेल्स की मेमोरी को जनरेट करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्राइमरी रेस्पॉन्स के दौरान अगर कोई पैथोजन अटैक करता है और हमारी बॉडी प्राइमरी रेस्पॉन्स देती है हमारी एंटीबॉडीज, तो उससे क्या होता है कि वो बी और टी सेल्स की मेमोरी में चली जाती है। फिर अगर वही सेम पैथोजन दोबारा से अटैक करता है बॉडी पे तो वो उनको मेमोराइज हो जाती है कि हाँ इस पैथोजन ने पहले भी अटैक किया है और बी और टी सेल्स फिर उसको फिनिश कर देती है, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अब अगर हम टेटनस की बात करें, टेटनस के इन्फेक्शन में क्या होता है, हमें क्विक इम्यून रेस्पॉन्स की ज़रूरत होती है कि जिससे कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन सके। तो इसके लिए पेशेंट को या तो एंटीबॉडीज एंटर कराई जाती है, यानी उनको या तो वैक्सीन दी जाती है या फिर उनको एंटीटॉक्सिन दिया जाता है कोई। अब टॉक्सिन क्या होता है, टॉक्सिन हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उनको, क्योंकि जो पैथोजन्स होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, तो इसलिए जो पर्सन है उसको एंटीटॉक्सिन दिया जाता है और इस टाइप का इम्यूनाइजेशन भी पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। दूसरा, सबसे पहले स्नेक विनोम में भी यही होता है कि सांप का जहर जल्दी से बॉडी पे असर ना करे, तो इस कंडीशन में तुरंत से एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट करा दिया जाता है। जो बाइटिंग पर्सन है उसकी बॉडी में एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट करा देते हैं। अब
जो सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई गई थी यीस्ट से, और ये बनी थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि हमारा जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलर्जी की, कि एलर्जी क्या है। एलर्जी होती है हमारा इम्यून सिस्टम जो है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देता है। मतलब हमारा एनवायरनमेंट में जो कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं उनके लिए हमारी बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देती है, जिससे कि हमें एलर्जी हो जाती है। लाइक किसी को धूल मिट्टी से इन्फेक्शन होता है, किसी को परफ्यूम की तेज स्मेल से भी इन्फेक्शन होता है। तो ये जो सारे सब्सटेंस हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, धूल मिट्टी होती है, फेदर्स होते हैं, ये सारे हमारे एलर्जेंस में आते हैं। एलर्जेंस हमारे वो सब्सटेंस या वो एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल में इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी हमारे एनवायरनमेंट में जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट जो इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, उन सब्सटेंसेस को हम एलर्जेंस कहते हैं। अब एलर्जेंस के जो रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनती हैं हमारी बॉडी में, वो होती है आईजीई। आईजीई मेनली एलर्जी, जिन पर्सन्स में एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनमें आईजीई प्रोड्यूस होती है। अब ये जो है एलर्जी होती है, इसका मेन रीज़न होता है जो हमारी मास्ट सेल्स हैं उनसे हिस्टामिन और सेरोटोनिन नाम के केमिकल्स का रिलीज शुरू हो जाता है। यानी ये मास्ट सेल इन दोनों केमिकल्स को रिलीज करती है। अब मास्ट सेल क्या होती है? मास्ट सेल मिलती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, यानी ये ब्लड से जहाँ पे ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनसे अटैच होती है ये, और इनमें बेसोफिल्स भरे होते हैं, और इन मास्ट सेल के अंदर हमारी एंटीबॉडी आईजीई प्रेजेंट होती है, जो कि एलर्जी के अगेंस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। अब एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं? छींक आना, खांसी होना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारे जो हैं हमारे एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। और एलर्जी के लिए कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामिन, क्योंकि हमारी बॉडी में हिस्टामिन और सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसके आगे उसको उससे लड़ने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए एंटी हिस्टामिन और एड्रीनेलिन दिए जाते हैं, जो कि एलर्जी के सिम्टम्स को कम कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटो इम्यूनिटी की। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ये एक एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, हमारी बॉडी की सेल्स आपस में ही एक दूसरे पे अटैक करने लगती हैं। यानी हमारी जो बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है मेनली जब जो हमारी ऐसा मेनली तब होता है जब हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है सेल्स के बीच में अटैचमेंट जो है वो कम हो जाता है। मतलब वो अटैचमेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि सेल्स जो है एक दूसरे पे अटैक करने लगती हैं और उनमें फैगोसाइटिक एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है। इस इस बीमारी में मेनली इसमें मेनली दो बीमारियां होती हैं ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, रूमेटॉइड अरिथ्राइटिस और एडिसन्स डिजीज। अगर हम रूमेटॉइड अरिथ्राइटिस की बात करें तो इसमें मेनली जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, थकान रहने लगती है और फीवर हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हमारे जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड है, हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड्स भरा होता है, इसलिए इन जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कार्टिलेज और बोन है, कार्टिलेज सेल्स और बोन सेल्स जो है वो ख़त्म होने लगती हैं ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से। यानी जब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की सेल्स पर अटैक करने लगती है, उसकी वजह से कार्टिलेज और बोन सेल्स जो है वो ख़त्म होने लगती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। अब कभी कभी तो इसका रीज़न ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स होता है, लेकिन ये कभी कभी एजिंग की वजह से भी होती है। रूमेटॉइड अरिथ्राइटिस एजिंग की वजह से भी हो जाती है, क्योंकि जब हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो साइनोवियल फ्लूइड है जॉइंट्स के बीच में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जो रूमेटॉइड अरिथ्राइटिस है ये मैन के कंपैरिजन में ये वीमेन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिसन्स डिजीज़ की। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है उसकी डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाती है। यानी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो है सोडियम का लेवल कम हो जाता है।
ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सोडियम जो है हमारी बॉडी में वो यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में सोडियम की कमी आ जाती है। ऐसे लोगों में क्या होता है कि उनका उनका जो साल्टी चीज़ें होती हैं उनको खाने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा साल्टी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग शुरू हो जाती है। अब सोडियम लॉस होने की वजह से एड्रिनलिन ग्लैंड की डिसफंक्शनिंग की वजह से जो स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है, जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डार्क होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम की, कि इम्यून सिस्टम किस किस से मिलके बनता है। इम्यून सिस्टम के मेनली कंपोनेंट्स होते हैं हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है, इम्यून सेल्स, जो कि हमने पीछे भी बात करी है, इम्यून सेल्स जिसमें हमारी बी सेल एंड टी सेल आती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज और लिम्फोइड टिश्यूज। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स की। लिम्फोइड ऑर्गन्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट जो हमारी सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स जिनका ओरिजिन होता है और जो मैच्योर होती है, यानी वो एंटीजन सेंसिटिव बनने के लिए यहीं पे मैच्योर होती है, यहीं पे उनका ओरिजिन होता है। मेनली हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। अगर हम बोन मैरो की बात करें तो ये वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पे हमारी सारी ब्लड सेल्स ओरिजिनेट होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो ओरिजिनेट होती है वो हमारी बोन मैरो में ओरिजिनेट होती है। और लिम्फोसाइट्स भी, बी और टी सेल्स का ओरिजिन भी हमारा बोन मैरो में ही होता है। बोन मैरो जो है, जो ये बी लिम्फोसाइट्स हैं, इनके मैच्योरेशन के लिए और इनके प्रोडक्शन के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। सेकेंड ऑर्गन होता है हमारा लिम्फोइड ऑर्गन थाइमस। थाइमस ये हमारी एक ग्लैंड होती है जो कि हार्ट के पास प्रेजेंट होती है, ब्रेस्ट बोन की साइड में, ठीक है। और ये जो है बर्थ के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका साइज भी रिड्यूस होता जाता है। ये थाइमस का काम होता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके मैच्योरेशन के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना। यहाँ पे ध्यान देना कि जो बोन मैरो होता है वो बी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, एंड जो थाइमस होता है वो टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। ये वो ऑर्गन होते हैं जहाँ जो कि एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सेल्स को इफेक्टिव बनाते हैं। जो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ये उनको इफेक्टिव बनाते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए प्लस एंटीजन से लड़ने के लिए। इसमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं हमारे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के पेयर पैचेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब जैसे कि हमें पता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, इसका जो इलियम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसकी म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है उसमें पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। ये पेयर्स पैचेस में लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं ये हमारे फैगोसाइटिक एक्टिविटी रखते हैं, यानी खाने के साथ अगर कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर कर जाता है तो ये उसको एनगल्फ कर लेते हैं या उसको मार देते हैं, यानी इनमें फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। और अपेंडिक्स, ठीक है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस एंड अपेंडिक्स, ये हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। अब हम अगर स्प्लीन की बात करें तो एक बीन शेप ऑर्गन होता है, जैसे बीन होती है इस शेप का ये ऑर्गन होता है और इसमें लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी में फिल्टर का वर्क करता है। फिल्टर यानी कि ब्लड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनको मार देता है, उनको ट्रैप कर लेता है। और ये एक तरह से इसको एरिथ्रोसाइट्स यानी जो हमारी आरबीसीज होती है उनकी ग्रेवयार्ड या कब्र भी कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होने के बाद, जैसे कि हमें पता है आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज जो ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स या ओल्ड आरबीसीज होती हैं वो ग्रेवयार्ड, अपनी ग्रेवयार्ड में पहुंच जाती है, यानी स्प्लीन में पहुंच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिम्फ नोड्स। ये बहुत छोटी सी स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होती है। अब जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो कि फैट वगैरह को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। आप खाने में जितने भी फैट्स खाते हो उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो हमारा लिम्फ्स के थ्रू होता है। इनका काम क्या होता है? लिम्फ नोड्स का काम होता है
माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी लिम्फ में एंटर करता है या बॉडी के किसी भी टिश्यू के फ्लूइड में एंटर करता है, तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं। और लिम्फ नोड में जो एंटीजन ट्रैप होते हैं वो लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी हमारी बी सेल और टी सेल को, और जिससे कि बी और टी सेल जो होती है वो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती है और उस पैथोजन को वहीं पे ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्स, विच इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में मोस्टली सभी जानते हैं। जो सबसे पहले एड्स देखा गया था, रिपोर्ट किया गया था, वो यूएसए में किया गया था इन 1981। ये एक तरह की रिट्रोवायरस के ग्रुप से होता है जिसको हम HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये HIV वायरस जो होता है ये रिट्रोवायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका जो जीनोम होता है यानी इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, जो कि प्रोटीन की एक कोट में, एक एनवेलप में कवर होता है। यानी जो RNA जीनोम है इसका, उसके चारों तरफ एक प्रोटीन की कोट होती है। अब अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है HIV का? HIV का ट्रांसमिशन मेनली होता है अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं या फिर किसी पर्सन को ब्लड कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, यानी किसी ऐसे पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है जिसको HIV हो, जो HIV पॉजिटिव हो या उसको किसी तरह का इन्फेक्शन हो। दूसरा होता है इन्फेक्टेड निडल्स, यानी जब एक ही निडल कई लोगों के साथ शेयर की जाती है तो उससे भी HIV होने का खतरा रहता है। दूसरा, अगर मदर प्रेग्नेंट है, उसको प्रेगनेंसी में HIV होता है, वो HIV पॉजिटिव होती है, तो उस मदर से उसके बच्चे को भी HIV होने का खतरा रहता है। अब इसमें हाई रिस्क इंडिविजुअल कौन से होते हैं? हाई रिस्क इंडिविजुअल यानी जिनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि HIV हो सकता है। एक तो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, दूसरा जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं यानी इंट्रावीनसली ड्रग लेते हैं। इंट्रावीनसली यानी जो कि इंजेक्शन के थ्रू ड्रग लेते हैं। ड्रग को हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनको हमारी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कराते हैं। इस तरह का जो ड्रग एडिक्शन होता है उसको इंट्रावीनसली ड्रग एडिक्शन कहते हैं। दूसरा, कोई ऐसा चिल्ड्रन जो कि एक HIV इन्फेक्टेड मदर से बोर्न हुआ है, ठीक है। दूसरा, जिनको कोई ऐसा पर्सन जिसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उसको HIV होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब HIV का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसका पता कैसे लगाया जाता है? एक टेक्निक होती है ELISA, जिसको हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे कहते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। जो एंटीबॉडीज उस वायरस के खिलाफ लड़ रही होती है उनको डिटेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू पता लगाया जाता है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, किन किन तरीकों से इससे बचा जा सकता है? नेको है हमारी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1991 में एस्टेब्लिश की गई थी। और कुछ NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये लोगों को एड्स के बारे में एजुकेट करते हैं। उसके अलावा WHO ने भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि HIV इन्फेक्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाता है। जैसे कि इसमें कुछ और स्टेप्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे जो ब्लड बैंक्स ब्लड से ब्लड बनाते हैं वो HIV फ्री होना चाहिए। ये इंश्योर करना कि जो यूज्ड सिरिंज होती हैं, निडल्स होती हैं, उनको डिस्पोज किया जाए। कॉन्डोम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। दूसरा, ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल करना और लोगों को सेफ सेक्स के बारे में एजुकेशन देना और रेगुलर चेकअप के लिए लोगों को प्रमोट करना। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल, यानी ये हमारी बॉडी में HIV वायरस एंटर कैसे करता है। जो रिट्रो वायरस होता है, एज वी नो कि HIV वायरस जो है ये रिट्रो वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये वायरस जो है किसी भी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है और ये जो है मैक्रोफेजेस में एंटर कर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी मैक्रोफेज सेल है, ठीक है। मैक्रोफेज सेल वो सेल होती हैं जिनके अंदर
मैक्रोफेज वो सेल होती है जिनकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, यानी अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो ये उसको खा जाती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो ये जो वायरस होता है ये ऐसी सेल्स में ही अटैक करता है और उन्हीं में एंटर करता है जिससे कि उसकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे इस सेल में एंटर करने के बाद जो वायरस का आरएनए है वो सेल में इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आरएनए रेप्लिकेट होता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड के थ्रू। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये एक तरह का एंजाइम होता है जो कि आरएनए को रेप्लिकेट करता है वायरल डीएनए बनाने के लिए। यहाँ पे ध्यान देना, जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये हमारा एंजाइम होता है। ठीक है, इस एंजाइम का काम होता है जो हमारा वायरल आरएनए है उसको वायरल डीएनए में रेप्लिकेट करना, यानी उसकी कॉपी बनाना ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो ये वायरल डीएनए बन गया है हमारी बॉडी में, ये जाके हमारी सेल के डीएनए पर अटैक करता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इस वायरस ने एंटर किया है ये जाके उसके डीएनए में एंटर कर जाता है और ये हमारी सेल को इन्फेक्ट करता है, यानी हमारे डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है और हमारी बॉडी की सेल से पे अटैक करने लगता है। ठीक है, जैसे ही वायरस पार्टिकल जो है वो टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है ब्लड में, तो वो यहाँ पे ब्लड में बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है उसमें, यानी उसका रेप्लिकेशन रेट जो होता है हाई होता है और वायरल प्रोजेनी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाती है, यानी वायरस की जो फैमिली है वो बढ़ जाती है। इस तरह से हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है वो हमारी जब वायरस की फैमिली बढ़ने लगती है तो जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो बॉडी में बहुत कम होने लगती है। अब अगर टी लिम्फोसाइट्स ही नहीं होंगी तो वो बी लिम्फोसाइट्स को भी सिग्नल नहीं भेज पाएंगी इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से पर्सन का इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, टी सेल्स के डिक्रीज होने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और पर्सन जो है उस वायरस के अगेंस्ट कोई भी इम्यून रेस्पॉन्स नहीं दे पाता है। इवन अगर हमारी बॉडी में कोई भी कॉमन बैक्टीरिया जैसे माइक्रोबैक्टीरियम है, पैरासाइट्स हैं, वायरस है, फंगई है या कोई भी कॉमन कोल्ड का वायरस है, अगर ये भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो इनके खिलाफ भी हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, ये थी हमारी पूरी लाइफ साइकिल जो कि HIV वायरस की लाइफ साइकिल होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है हमारी बॉडी में सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीजन। ठीक है, बिना डिफरेंशिएशन की जब भी कोई सेल अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवीजन शुरू कर देती है तो वो कैंसरियस सेल मानी जाती है, यानी उस सेल में कैंसर क्रिएट हो जाता है। अब कैंसर सेल की कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि इनमें डिवीजन जो है वो लगातार और बार बार होता रहता है और अनकंट्रोल्ड होता है। अब जैसे अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, वैसे तो हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता रहता है लेकिन वो एक कंट्रोल लेवल पे होता है, लेकिन इसमें अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ठीक है, और जो कैंसर सेल्स हैं उनको किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। अब कैंसर का मेन रीज़न क्या है? ये जो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो रहा है सेल्स में, इसका मेन रीज़न होता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की एबिलिटी खो देती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से मतलब है कि सेल्स जब ग्रो कर रही होती हैं, अब अगर दो सेल आपस में एक साथ आ जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर जाती हैं, जिससे कि उनमें कोलैप्सिंग ना हो, वो एक दूसरे से चिपके ना और उनको ग्रोथ के लिए प्रॉपर एरिया मिल सके, यानी सेल्स का ग्रोथ जो है नॉर्मल तरीके से और प्रॉपर तरीके से हो सके। लेकिन जब हमारी सेल्स में कैंसरस सेल्स बन जाते हैं, यानी कैंसर के जीन्स आ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी सेल्स एक दूसरे के साथ कोलैप्स होने लगती हैं, जिससे उनको ग्रो करने के लिए प्रॉपर एरिया नहीं मिल पाता है। ठीक है, और अब जो सेल्स में बार बार डिवीज़न होता रहता है, लगातार डिवीज़न होता रहता है, तो उससे सेल्स का एक मास बन जाता है। जो सेल्स में जैसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो ख़त्म हो ही गया है, तो सेल एक दूसरे के पास आके गुच्छा बना लेती है और फिर वो सेल्स का जो मास है उसी को हम ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, फिर ये ट्यूमर जहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ है,
यानी जहाँ पे ट्यूमर का जन्म हुआ है वहाँ से ट्यूमर नई साइट में चला जाता है, हमारी बॉडी में दूसरी सेल्स को इफेक्ट करने लगता है, दूसरी जगह पे चला जाता है और सेकेंडरी ट्यूमर क्रिएट करता है। हमारी बॉडी में जहाँ पे भी सेल्स का मास सबसे पहले बनता है वो प्राइमरी ट्यूमर होता है, फिर वो अपनी ओरिजिन की साइड से जाके दूसरी जगह पे जब ट्यूमर क्रिएट करता है तो वो हमारे सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है। अब दूसरा है कि कैंसर होने के बाद मतलब जब सेल्स में डिवीज़न अनकंट्रोल होने लगता है तो उससे जो सेल्स हैं वो मेटास्टेसिस शो करने लगती है। मेटास्टेसिस होता है कि जो हमारी कैंसरस सेल हैं वो हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी फ्लूइड के थ्रू मूव करने लगती है, यानी लिम्फ के थ्रू या फिर ब्लड के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने लगती है। अब ट्यूमर्स की अगर बात करें तो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बेनिंग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे पहले हम बेनिंग ट्यूमर की बात करेंगे तो ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। नॉन कैंसरस ट्यूमर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेटास्टेसिस शो नहीं करता, मेन टू से जहाँ पे इसका ओरिजिन होता है ये वहाँ से दूसरी जगह हमारी बॉडी में दूसरी जगह मूव नहीं करता और ना ही कोई सेकेंडरी ट्यूमर क्रिएट करता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस ट्यूमर में ये ट्यूमर एक साइज तक आके, यानी पहले इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी लेकिन जब ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे आके इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है। इसकी ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक होती है और ये जो है बॉडी के लिए कम नुकसानदायक होता है। और जो ये बेनिंग ट्यूमर है इसको हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है या फिर एक्सरेज के थ्रू या फिर दूसरी प्रोसेस के थ्रू इसको वहीं पे जला दिया जाता है, इसकी सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये कैंसरस ट्यूमर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेटास्टेसिस भी होती है, यानी ये एक जिस जगह पे इसका ओरिजिन होता है वहाँ से दूसरी जगह मूव कर जाता है, हमारी बॉडी की दूसरी सेल्स में भी ट्यूमर क्रिएट कर देता है, अदर बॉडी पार्ट्स में भी। ठीक है। और इसमें जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है। ओके। और ये जो है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो डेथ होती है। ठीक है। अब जो कैंसर कोजिंग जीन्स होते हैं उनको ओन्को जीन्स कहते हैं। ठीक है। या फिर उनको वायरल ओन्को जीन्स भी कहते हैं। ये जो जीन्स होते हैं मेनली हमारी नॉर्मली जो सेल्स होती है उनमें दो तरह के जीन होते हैं, सेलुलर ओन्को जीन्स एंड प्रोटो ओन्को जीन्स। ठीक है। ये इनएक्टिव होते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस आती हैं हमारी बॉडी में ऐसी जिनकी वजह से ये कैंसर कोजिंग बन जाते हैं, यानी ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू कर देते हैं सेल्स में। ठीक है। अब कैंसर के कोज की रीजन मतलब कैंसर होता किस वजह से है, इसके कोजिंग एजेंट्स क्या क्या है। जो कैंसर की कोजिंग एजेंट्स हैं जैसे कि म्यूटेशन है या कुछ केमिकल्स हैं या फिजिकल एजेंट्स हैं, इन सबको मिला के कार्सिनोजेंस कहा जाता है, यानी कार्सिनोजेंस हमारे कैंसर कोजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले केमिकल एजेंट की बात करें तो इसमें मेनली आता है बेंजोपायरिन, जो कि ये एक केमिकल होता है जो कि सिगरेट के धुएं में होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं हमारे एक्सरेज, कोई अगर इंसान एक्सरेज के एक्सपोज उसकी बॉडी जो है एक्सपोज हो जाती है टू द एक्सरेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज तो उसकी बॉडी में अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो सकता है। और बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं हमारे ओन्कोजेनिक वायरस। ठीक है। जब ये नॉर्मल ओन्कोजीन वायरस कैंसरस ओन्कोजीन वायरस से चेंज हो जाते हैं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में कैंसर क्रिएट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कैंसर के टाइप्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले होता है हमारा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो होता है ये एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है, यानी हमारी स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनमें कैंसर क्रिएट होता है और इसको स्किन कैंसर भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेलानोमा। मेलानोमा होता है कि हमारी बॉडी की सेल्स में जो मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स जिनकी वजह से हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है, वो सेल्स जो होती हैं उनमें कैंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सार्कोमा। सार्कोमा होता है जो हमारे मीजोडर्मल टिश्यू है, सेल के अंदर एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मीजोडर्मल तीन टाइप के टिश्यू होते हैं। तो जो सेल ये जो सबसे किसी भी ऑर्गन की सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है उन टिश्यूज में कैंसर क्रिएट हो जाता है जिसको सार्कोमा कैंसर कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। ल्यूकीमिया कैंसर जो होता है ये हमारी हीमोपोइटिक सेल्स में होता है। हीमोपोइटिक सेल्स जो कि हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स है या आरबीसी सेल्स हैं। और ये जो ल्यूकीमिया कैंसर है इसी को हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। दूसरा होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा होता है हमारा जो लिम्फेटिक टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी में लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं, उनमें जो कैंसर होता है उसको लिम्फोनोमा कहते हैं। नेक्स्ट है कैंसर का डिटेक्शन कैसे होता है। पता कैसे चलता है कि हमारी बॉडी में कैंसर हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले ब्लड या बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, यानी हमारे ब्लड का या बोन मैरो का सैंपल लेके उसकी सेल्स को काउंट किया जाता है और ये देखा जाता है कि उसमें सेल डिवीजन नॉर्मल हो रहा है या अनकंट्रोल्ड हो रहा है। दूसरी होती है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि सस्पेक्टेड टिश्यू, जिस टिश्यू में हमें लग रहा है कि इसमें कोई गांठ बनी हुई है या फिर सेल्स का कोई गुच्छा बना हुआ है, तो उस टिश्यू का थोड़ा सा पीस काट लिया जाता है, उसको स्टेन किया जाता है और फिर माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है। ठीक है। दूसरी होती है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में एक्स रेज का यूज़ किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक्सरेज का ही यूज़ होता है। ये एक्सरेज क्या करती है, ये किसी भी हमारा जो कोई भी ऑर्गन है उसकी 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट करती है, जिससे कि कैंसर का डिटेक्शन किया जाता है। दूसरा है एमआरआई। ठीक है, रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें भी रेडिएशन या मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है कि हमारा जो कोई भी लिविंग टिश्यू है उसमें किस तरह से पैथोलॉजिकल चेंज हो रहा है और किस तरह से फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, यानी जो टिश्यू है उसके साइज में कैसे इंक्रीजमेंट हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है या एबनॉर्मल हो रहा है, उसमें डिवीजन कैसे हो रहा है। दूसरा, अगर उस टिश्यू में कोई पैथोजन एंटर कर गया है तो वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, तो यानी उसका पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखे जाते हैं। अब है इसका ट्रीटमेंट कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसके लिए कुछ कॉमन अप्रोच है, जैसे कि सर्जरी। सर्जरी मेनली बेनिंग ट्यूमर के केस में होती है, यानी हमारी बॉडी जिन टिश्यूज में ट्यूमर होता है उनको रिमूव कर दिया जाता है हमारी बॉडी से सर्जरी के थ्रू। दूसरी होती है रेडिएशन थेरेपी। ये इसमें क्या होता है, कुछ लीडल रेडिएशंस होती हैं जिनको ट्यूमर सेल्स पे डाला जाता है और इससे क्या होता है, वो ट्यूमर मास जो है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखी जाती है, जो ट्यूमर टिश्यू है उसके चारों तरफ जो नॉर्मल टिश्यू है, ये ध्यान रखा जाता है कि रेडिएशन थेरेपी के दौरान वो नॉर्मल टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए, या फिर अगर उन पे कोई भी रेडिएशन पड़ जाती है तो उस केस में उनमें भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो जाता है और उनकी भी कैंसरस टिश्यू बनने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में बहुत सारी केमिकल या ड्रग्स का यूज़ किया जाता है जो कि कैंसर की सेल्स को मार देती हैं, लेकिन इन ड्रग्स की वजह से बॉडी पे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस और एनीमिया हो जाता है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी इम्यूनोथेरेपी। इस थेरेपी में क्या होता है, बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स होते हैं कुछ, जैसे अल्फा इंटरफेरोन्स, इनका यूज़ किया जाता है। इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये छोटे छोटे प्रोटीन्स के पार्ट होते हैं इंटरफेरोन्स जो है। तो इन इंटरफेरेंस को हमारी बॉडी में एंटर कराया जाता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्रग्स की और अल्कोहल अब्यूज़ की। ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज़ होता क्या है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ड्रग्स और अल्कोहल का इंटेक शुरू कर देते हैं, नोट इन अ मेडिसिनल फॉर्म। मतलब कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमें कोई ड्रग लेनी चाहिए या फिर अल्कोहल का थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए, बट इन अ मेडिसिनल फॉर्म। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मेडिसिनल फॉर्म में ना लेके किसी दूसरे पर्पज से लेना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, जिससे क्या होता है उनकी बॉडी में फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट शुरू हो जाती है, यानी वो उस पर डिपेंड हो जाते हैं। इसको ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़ कहते हैं। यानी जब किसी भी ड्रग या अल्कोहल का हम अनलिमिटेड इंटेक शुरू कर देते हैं, दैट इज नोन एज ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहल अब्यूज़। अब जो ड्रग्स है ये हमारी डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करती है। जैसे सबसे पहले होती है ओपियोइड्स।
ओपियोइड्स में सबसे पहले आता है हमारा हेरोइन। हेरोइन जो है ये एक तरह का डिप्रेसेंट है और जो कि हमारी बॉडी के फंक्शन को बहुत स्लो कर देता है। हेरोइन मिलता कहाँ से है? ये मिलता है, एक पोपी प्लांट होता है, पेपेवर सोमनीफेरम। ये एक प्लांट होता है, इसके लेटेक्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये वाइट कलर का होता है, ओडरलेस, यानी इसमें कोई स्मेल नहीं होती, और ये कड़वा होता है और क्रिस्टल की फॉर्म्स में होता है, ठीक है। अब इसके मोड ऑफ इनटेक क्या है, यानी इसको कैसे लिया जाता है? या तो इसको स्नोरिंग के थ्रू यानी सांस के थ्रू लेते हैं, या फिर इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। अब ओपियोइड करता क्या है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो ड्रग्स है ये उससे जाके बाइंड हो जाती है, जिससे कि इंसान को बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज महसूस होते हैं और वो हैप्पी फील करने लगता है। ही फील लाइक एनर्जेटिक, मतलब उसे लगता है कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। नेक्स्ट, इसका इफेक्ट क्या होता है? ये डिप्रेसेंट होता है एक तरह का, हमारी बॉडी के फंक्शन को बहुत स्लो कर देता है। एक तरह से इसको सेडेटिव या पेन किलर भी कहा जाता है, यानी ये पेन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स जो मिलते हैं, ये एक प्लांट होता है, कैनाबिस सटाइवा। ये मिलता है उसके फूलों से, उसकी पत्तियों से और उसके जो रेसिन्स होते हैं, ठीक है, उनसे ये ऑब्टेन किया जाता है। इसमें चरस, marijuana और गांजा ये सब कैनाबिनोइड्स में आते हैं, और इनको इनहेलेशन के थ्रू लिया जाता है या फिर ओरल इंजेक्शन, यानी मुंह में ऐसे ही डाल देते हैं इनको, ड्रग्स को, जैसे आप फूड इनटेक करते हो, लाइक दिस। ये कैनाबिनोइड्स जो है ये भी हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स पे इंटरेक्ट करते हैं, यानी रिसेप्टर्स से जाके बाइंड हो जाते हैं। इसका जो इफेक्ट होता है, मेनली कैनाबिनोइड्स का इफेक्ट होता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। इससे हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है धीरे धीरे। नेक्स्ट है कोकीन। कोकीन कहाँ से मिलती है? कोकीन मिलती है साउथ अमेरिका में, एक प्लांट है इराइथ्रोजाइलम कोका। ये उस प्लांट की लीव्स से मिलती है, उसकी लीव्स और यंग ब्रांचेस जो होती हैं उनसे इनको ऑब्टेन किया जाता है, इराइथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। इसको ज़्यादातर स्नॉर्टिंग के थ्रू लेते हैं, यानी नाक से सूंघ के। और इससे होता क्या है, ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। और ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन जो होता है हमारे ब्रेन में, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसका इफेक्ट क्या है? ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होता है। जब भी हम इसकी ओवरडोज ले लेते हैं कोकीन की, तो उससे क्या होता है, हेडेक हो जाता है, हेलुसिनेशन होने लगते हैं, और कभी कभी इसके ओवरडोज की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है या हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फेल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्यूसिनोजेंस की। हेल्यूसिनोजेंस जो है ये एक प्लांट होता है, एट्रोपा बेलाडोना या फिर धतूरा। इस प्लांट से ये ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ड्रग जो है साइकेडेलिक ड्रग होती है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे सेरिब्रम पे और सेंस ऑर्गन्स पे पड़ता है, इसलिए इसको साइकेडेलिक ड्रग कहते हैं। इसका इफेक्ट होता है मेनली हमारी थॉट्स पे, फीलिंग्स पे और हमारे परसेप्शन लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टोबैको। ये हमारे टोबैको प्लांट से ऑब्टेन ये हमारा टोबैको प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, और इसको हम स्मोकिंग के थ्रू लेते हैं, चबा कर लेते हैं, या फिर ओरल इंजेक्शन। इसमें मेनली निकोटीन होता है जो कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन माना जाता है, ठीक है। इसका टोबैको का इफेक्ट क्या होता है? टोबैको का इफेक्ट मेनली लंग्स पे पड़ता है, इसकी वजह से हमारा लंग कैंसर हो जाता है या फिर माउथ कैंसर भी हो जाता है। और दूसरा, इसकी वजह से कुछ गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, या गैस्ट्रिक अल्सर क्रिएट हो जाते हैं, या फिर यूरिनरी ब्लैडर का भी कैंसर हो जाता है। स्मोकिंग में क्या होता है, ये हमारे ब्लड में CO कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाता है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है।
अब टोबैको चबाने से कभी कभी ओरल कैंसर भी हो जाता है, और एक्सट्रीम कंडीशन में ये फैटल होता है। फैटल यानी लीड टू डेथ। ठीक है, फैटल डिजीज वो होती है मेनली जो कि डेथ की तरफ ले जाती हैं, यानी जिन डिजीज में डेथ निश्चित होती है उनका कोई प्रिवेंशन नहीं होता है, उनका कोई डायग्नोसिस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल की। इसका मोड ऑफ इनटेक वही है, ओरल इनटेक। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक एनेस्थेटिक इफेक्ट रखता है, यानी ये एक एनेस्थीसिया की तरह काम करता है, जो कि हमारे सेरिब्रम को इफेक्ट करता है। सेरिब्रम जो कि थिंकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है मेनली। ठीक है, और सेरिबेलम, सेरिबेलम हमारा ब्रेन का पार्ट होता है जो कि बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। इसलिए जो लोग अल्कोहल की ओवर इनटेक करते हैं तो उनकी बॉडी का बैलेंस जो है वो नहीं बन पाता है, वो ठीक से सीधे ना खड़े हो पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है मेनली, ये हमारी बॉडी में पेप्टिक अल्सर क्रिएट कर देता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है, या फिर लीवर्स की सेल्स में कैंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एडिक्शन की और डिपेंडेंस की, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एडिक्शन क्या होता है और डिपेंडेंस क्या होता है। एडिक्शन होता है किसी भी ड्रग्स के लिए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, यानी जब भी आप कोई ड्रग इनटेक करते हो तो उससे आपको हैप्पीनेस फील होती है उस ड्रग के साथ, और उस ड्रग को लेने पे आपको लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड यू आर इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। कोई भी ड्रग हो या अल्कोहल हो तो इसको एडिक्शन कहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसको लेने की आदत हो जाती है, क्योंकि हमें हमारा जो माइंड है उससे अटैच हो जाता है, हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो उससे अटैच हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एडिक्शन है ये मेनली एडोलसेंस में होता है, जिसके रीज़न क्या होते हैं, सोशल प्रेशर। कभी कभी जो एडोलसेंट्स होते हैं वो सोशल प्रेशर की वजह से ड्रग्स का या अल्कोहल का इंटेक शुरू कर देते हैं, जैसे लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को अदर बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई भी बच्चा किसी वजह से किसी भी फील्ड में या किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसको प्रेशराइज किया जाता है उसके लिए, तो इसकी वजह से वो अल्कोहल अब्यूज़ में पड़ जाता है। दूसरा, कुछ एडोलसेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्साइटमेंट की वजह से या फिर एक्सपेरिमेंट की वजह से उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ हमें भी इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो उसके लिए एडिक्ट हो जाते हैं। कुछ एडोलसेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेस से बचने के लिए, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए इन सब का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डेली हर्डल्स होती है लाइफ में, जो डेली हार्डशिप है, डेली की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे बचने के लिए, उनसे अपने आप को रिलैक्स फील कराने के लिए अल्कोहल का इंटेक शुरू कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी ये होता है अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से, जब किसी भी एडोलसेंट को किसी भी तरह का मेंटल मेंटल या इकोनॉमिकल, या हम कह सकते हैं मेंटल या फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली से नहीं मिल पाता है तो वो अल्कोहल अब्यूज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपेंडेंस की। डिपेंडेंस होता है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स, यानी हमारी बॉडी का अनप्लेजेंट रेस्पॉन्स। जैसे कि आप कोई भी ड्रग, कोई भी दवाई लेनी शुरू करते हो, आपको हेडेक होता है, आप उसकी दवाई ले लेते हो, या आपको डायबिटीज़ है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसकी लगातार उसके लिए दवाई लेते रहते हो, कोई भी ड्रग लेते रहते हो, तो आप उस पर डिपेंड हो जाते हो। फिर इन नेक्स्ट कंडीशन जब भी आपको हेडेक होगा या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होगी, आप अगर उस ड्रग का इंटेक नहीं करते हो तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो इस कंडीशन, इस केस में हम कह सकते हैं कि हम उस ड्रग पे डिपेंड हो जाते हैं, और यही प्रॉपर्टी होती है, इसी को डिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंस की वजह से अगर हम इससे विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, उस ड्रग पे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें एंजाइटी शुरू हो जाती है, नोसिया, स्वेटिंग, पसीना आने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, कभी कभी डायरिया हो जाता है, इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, हर टाइम बेचैनी रहती है, और हमारी जो एब्डोमेन की मसल्स होती हैं उनमें क्रैम्प्स होने लगते हैं, यानी वो मसल्स जो हैं वो सिकुड़ने लगती है, उनमें खिंचाव होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ड्रग्स का और अल्कोहल अब्यूज़ का इफ़ेक्ट क्या होता है। अल्कोहल, जैसे कि हमें पता है कि इसका एक एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम पे, जो कि सेरिब्रम और सेरिबेलम को इफेक्ट करता है।
ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या होता है, हमारा जजमेंट का लॉस हो जाता है, यानी हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं और कभी हम अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाते, सेल्फ कंट्रोल भी लॉस्ट हो जाता है और इमोशनल कंट्रोल जो है वो भी लॉस्ट हो जाता है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पे इमोशनल होने लगते हैं और वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। विजुअल प्रॉब्लम होने लगती है, आंखों से धुंधला दिखाई देने लग जाता है, जो हमारी आई साइट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। दूसरा, इनकोहेरेंट स्पीच। इनकोहेरेंट इनकोहेरेंट स्पीच होती है, यानी कोई भी अगर अल्कोहल अब्यूज़र है, उसको वो अगर स्पीच देता है, उसको नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहा है, किस टॉपिक से रिलेटेड बोल रहा है। अगर उसको स्पीच के लिए कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बोल ही नहीं पाता है। अगर बोलता है तो उस टॉपिक से हट के कहीं भी चला जाता है। और दूसरा, वो हर टाइम कंफ्यूज रहने लगता है। ठीक है। दूसरा है न्यूराइटिस। न्यूराइटिस क्या होता है, अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से जो हमारा एक्सोन होता है, हमें पता है कि जो हमारा नर्व सेल होती है या न्यूरॉन होता है, उसके अंदर एक्सोन एक हमारा पार्ट होता है, तो उससे एक्सोन में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूरॉन्स हैं उनमें पेन रहने लगता है और वो न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाती है, जो कि हमारी थिंकिंग लेवल को इफ़ेक्ट करती है, हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है उसको इफ़ेक्ट करती है। अब ये जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ है, इसका मेल और फीमेल पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। अगर आप मेल की बात करें तो उनमें एक्ने होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, उनकी जो टेस्टिस होती है उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और टाइम से पहले ही गंजापन आ जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका साइज बढ़ जाता है। अगर हम फीमेल पे साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मैस्कुलिनाइजेशन हो जाता है। मैस्कुलिनाइजेशन होता है कि फीमेल में मेल के कैरेक्टर आने लगते हैं, जैसे कि उनकी ओवरीज डिसफंक्शनिंग होने लगती है, उनकी चेहरे पे दाढ़ी आने लगती है, बॉडी पे बाल आने लगते हैं। ठीक है। अग्रेसिवनेस हो जाती है, मूड स्विंग, कभी खुश रहना कभी गुस्सा आना, ये सब होता रहता है। डिप्रेशन हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाती है और फेस पे और बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। अब इसके वार्निंग साइंस क्या हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के। एक तो जो भी ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ होता है, ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़र जो होता है उसमें एक तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में वो पीछे रह जाता है, स्कूल कॉलेज से एब्सेंट रहने लगता है, वो पर्सनल हाइजीन में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, यानी वो अपनी बॉडी की साफ सफाई भी नहीं रखता है, ना नहाता है ना कपड़े धोता है, ये सब चीज़ें नहीं करता है। दूसरा, आइसोलेशन, यानी वो अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट कर लेता है, सब लोगों से आइसोलेट कर लेता है वो अपने आप को, उस जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको थकान रहने लगती है। और दूसरा, वो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर शो करता है, लाइक वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगता है। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है और सारे रिलेशनशिप्स जो हैं उनको ख़राब कर देता है। और जो लोग इंट्रावीनसली ड्रग लेते हैं, इंट्रावीनसली हमने पीछे भी बात करी थी कि जो डायरेक्ट ड्रग्स को अपनी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कराते हैं, उनको इस तरह का जो नशा होता है उसको इंट्रावीनस कहते हैं। ठीक है। तो जो लोग इस तरह से ड्रग्स लेते हैं उनमें एड्स और हेपेटाइटिस बी का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि कई लोग एक ही सिरिंज को कई लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एड्स का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, एड्स और अल्कोहल की ज़्यादा यूज़ की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल का या ड्रग का यूज़ करती है तो उसकी वजह से फीटस पे भी इफेक्ट पड़ता है। फीटस का जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है वो कम हो जाता है, यानी वो मेंटली इल भी हो सकता है। अब इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे किया जाता है, एक तो पीयर प्रेशर को अवॉइड करना चाहिए, यानी अब जब आप फ्रेंड सर्कल में होते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको प्रेशराइज करते हैं किसी भी ड्रग को लेने के लिए या शराब पीने के लिए, तो इन सारे प्रेशर्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी बच्चा इन सब चीज़ों में पड़ गया है, ठीक है, उसको अल्कोहल का एडिक्शन हो गया है, तो इस तरह के बच्चों को या जो भी बच्चे होते हैं या कोई भी पर्सन है, एडल्ट है, उन सबको काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ऐसे टाइम पे पेरेंट्स और फ्रेंड्स को जो है हेल्प करनी चाहिए। और अगर आपको कोई डेंजर साइन दिखता है, आपको लगता है कि आप ओवर एडिक्टेड हो चुके हो उस चीज़ के लिए,
तो उस टाइम पे आपको अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स के साथ वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए। ठीक है। नाउ वी हैव completed our chapter Human Health and Disease.